हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम आर्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आर्टिकल चैप्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस ख़त्म किया हुआ है। अभी हम तीसरा नंबर चैप्टर पे मूव कर रहे हैं, आर्टिकल्स। तो जैसा सिक्वेंसली एक्चुअली आपको पढ़ना चाहिए उस हिसाब से मैं चैप्टर्स रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब पहले पढ़ा दे रहा हूँ एडजेक्टिव, ये सब पहले पढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम जैसे सिक्वेंसली चलेंगे, जिस हिसाब से हमको ज़रूरत है उतना हम उस हिसाब से देखेंगे। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ग्रामर में बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना एग्ज़ाम में ज़रूरत है। एग्ज़ाम से ज़्यादा पढ़ा के कुछ फ़ायदा नहीं है। हमको पीएचडी नहीं करना है इंग्लिश में, हमको बस अच्छा स्कोर करना है। हमको बस सेंटेंस पहचान में आ जाना चाहिए, सेंटेंस में क्या गलत है वो पहचान में आ जाना चाहिए। बाकी हमको कुछ ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश को पूरा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, जिस चक्कर में वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं हो पाते, और वो सबसे बड़ा गलती होता है उनका। इंग्लिश में स्कोर नहीं आता इसलिए क्योंकि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ते। जो भी चीज़ हम मैथ करें या इंग्लिश करें, जीके करें, रीजनिंग करें, हमको हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड देखना है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमको बस कितना फोकस करना चाहिए। अगर हमको 60% इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर का जो बहुत वास्ट एरिया है, जिसमें अगर हमको 50% ही फोकस करना हो, आप 100 फोकस करोगे तो आपका समय आप वेस्ट करोगे। आपको जितना फोकस करना चाहिए उतना ही हमको फोकस करना है। अपना एनर्जी, टाइम को सेव करना है ताकि हम अच्छे से रिवाइज कर सकें। चलो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल क्या होता है दोस्तों? 3 आर्टिकल इंग्लिश में यूज होते हैं। ठीक है, क्या है? एक है ए, दूसरा है एन, ए एन, आपने बचपन में स्कूल में सुना होगा इस चीज़ को, ए एन। और तीसरा है दी, THED। ये तीनों को दोस्तों इंग्लिश के आर्टिकल्स बोला जाता है। अब जब भी इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल के बारे में बात आता है तो 2 टाइप के आर्टिकल को डिफाइन किया गया, मतलब 2 भाग में विभाग किया गया है। एक है डेफिनाइट आर्टिकल, दूसरा है अनडेफिनाइट आर्टिकल। क्या है दोस्तों? आर्टिकल को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 भाग में। एक है डेफिनाइट, दूसरा है इनडेफिनाइट। मतलब क्या है डेफिनाइट और इनडेफिनाइट का? डेफिनाइट मतलब पर्टिकुलर, मतलब हम किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब मैं अगर किसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि ऐसे बोल रहा हूँ कि ये वही डॉक्टर है जो हमारा घर आया था, इसका मतलब क्या है? मैं इस जो डॉक्टर है, ये पर्टिकुलर डॉक्टर को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। मैं हर कोई किसी भी डॉक्टर को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये वही डॉक्टर है जो घर पे आया था। मैं अगर और एक ऐसा बोलूँ कि वो डॉक्टर है, मतलब ऐसे बोलूँगा कि इस बीमारी को एक डॉक्टर ही सॉल्व कर सकता है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इस बीमारी को एक डॉक्टर ही सॉल्व कर सकता है, मैं हिंदी में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप क्लियरली समझ पाओ। इंग्लिश में मूव होने से पहले मैं आपको क्लियरली समझा दे रहा हूँ मीनिंग क्या है। मैं बोलूँगा कि इस बीमारी को एक डॉक्टर ही सॉल्व कर सकता है। एक डॉक्टर ही सॉल्व कर सकता है, उसका मतलब क्या है कि कोई भी डॉक्टर हो सकता है। मैं किसी डॉक्टर को यहाँ पे नाम लेके पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं बोलूँगा कि यही डॉक्टर है जो हमारे घर पे आया था, तो मैंने क्या किया दोस्तों? मैंने पर्टिकुलर एक डॉक्टर पे मैंने उंगली दिखाया कि ये वही डॉक्टर है जो मेरे घर पे आया था। समझ रहे हो? उसका मतलब है डेफिनाइट। इनडेफिनाइट मतलब क्या है? कोई भी, जैसे कि जो वो यही डॉक्टर है जो मेरे घर पे आया था, यहाँ पे वो सेंटेंस डेफिनेटली चले जा रहा है, वहाँ पे डेफिनेट इंडिकेट हो रहा है। इनडेफिनाइट मतलब इस बीमारी को एक डॉक्टर ही सॉल्व कर सकता है, मतलब कोई भी डॉक्टर हो। ठीक है, क्लियरली समझेंगे। अब ये A-N-D में से कौन सा डेफिनाइट है, कौन सा इनडेफिनाइट है? दी को दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, ये तो मैं आपको एंड में नोट्स दे दूंगा, आप बस अभी समझो, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं नोट्स आपको लास्ट में दे देता हूँ। सब कुछ मेरा जो लिखा हुआ है सब कुछ वहाँ पे रहेगा। ठीक है, सब लिखा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट हुआ तो वीडियो तो आपके पास अवेलेबल है ही, फिर से आप वीडियो खोल को देख सकते हो। दी को बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल और A-N को बोला जाता है इनडेफिनाइट आर्टिकल। क्या बोला जाता है दोस्तों? इनडेफिनाइट आर्टिकल। यह है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, क्या हो गया ये कुत्तों को? A-N-D। ठीक है,
अब ना हम मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली देखेंगे कि ए हम कहाँ पे यूज करते हैं, एन कहाँ पे यूज करते हैं, दी कहाँ पे यूज करते हैं। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस देखो, ए बेगर, एक भिखारी, हैज स्टोलन योर शर्ट। यहाँ पे बेगर से पहले क्या यूज किया गया है, यहाँ पे बेगर से पहले ए यूज किया गया है। ए क्या है, एक इंडेफिनाइट आर्टिकल है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक भिखारी है जिसने तुम्हारा शर्ट चोरी कर लिया। अब यहाँ पे नहीं पता वो भिखारी कौन है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं बताया जा रहा है कि ये वही भिखारी है, क्योंकि पता ही नहीं है कौन भिखारी है। अरे यार ये कुत्ते, अब कुत्ते हैं ना, कुछ कर नहीं सकते इनका, समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। इंडेफिनेट क्या है, डेफिनेट क्या है, दोनों समझने की कोशिश कर रहे हो ना। ए इंडेफिनेट क्यों बोला गया, क्योंकि ये ए बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट, यहाँ पे मतलब बेगर हमको नहीं पता कौन है, कोई भी एक भिखारी चुराया होगा, हम नहीं जानते हैं वो कौन है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखो, दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, अच्छे समझने की कोशिश करो ध्यान से, कोई मतलब प्रेशर नहीं है आप पे, ठीक है। रिलैक्स होकर आराम से समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा, आएगा। आप रिलैक्स होके, ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल के दिमाग पे, आराम से सुनने की कोशिश करो। दिस इज दी हाउस। अब देखो ए बेगर मतलब कोई भी बेगर, लेकिन हम जब दी लगा देते हैं एक नाउन से पहले तो वो एक डेफिनाइट आर्ट बन जाता है। मतलब दिस इज दी हाउस मतलब ये वही घर है जिसमें मैं लिव करता हूँ, मतलब मैं रहता हूँ, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे दी के जगह पे ए लगा दूँ तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कर रहा है पर्टिकुलर हाउस को बताने के लिए। अब मान लो कि बहुत सारे घर है, एक रोड है, ठीक है। अब एक रोड है, रोड के साइड में यहाँ पे बहुत सारे घर है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर हैं। अब इसमें से आप कहाँ पे रहते हो किसको पता, किसी को पता है कि आप कहाँ पे रहते हो, नहीं पता है ना। अब इसमें यहाँ पे इतना बहुत सारे जो घर हैं इसमें किसी को पता नहीं है आप कहाँ पे रहते हो। अब मान लो कि आप और आपके दोस्त यहाँ पे वॉक करते हुए जा रहे हो, ठीक है। आप और यहाँ पे आपके जो दोस्त हैं आप वॉक करते हुए जा रहे हो और आप बता रहे हो कि ये वही घर है। मान लो कि आपका घर ये है, ये वाला आपका घर है, आप बता रहे हो कि ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे दी ना लगाए तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे बताया जाए कि ये मेरा घर है, ठीक है। और जहाँ हमको पर्टिकुलरली कुछ इंडिकेट करना होता है वहाँ पे हम दी यूज करते हैं। समझ पा रहे हो, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए और एन, पहले हम ए और एन कहाँ पे यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं, फिर हम बाद में दी देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। जैसे एग्जाम में आता है ना, मैं आपको आज यूजुअल बताऊंगा कि आपको ना बस देखना क्या है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है, इंग्लिश टीचर जो कॉम्पिटिटिव के पढ़ाते हैं वो जान नहीं पाते, वो नॉर्मली मतलब ग्रामर जैसे पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ा देते, लेकिन हमको समझना होता है कि एग्जाम में डिमांड क्या कर रहा है, हमको क्वेश्चंस में से गलत क्या है वो पहचाना जरूरी है कि नहीं। उतना हम समझ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, और ज़रूरत नहीं है बाकी कुछ करना। ए और एन हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं, प्लूरल से पहले दोस्तों ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। ए का मतलब दोस्तों सिंगल है, ठीक है, एक। एन का मतलब भी सिंगल ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग जगह पे यूज होता है, वो हम आगे देखेंगे। कहाँ पे ए यूज होता है, कहाँ पे एन यूज होता है, वो हम आगे देखेंगे। ए एन एक हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही आता है, इतना आप याद रखो। जैसे देखो एग्जाम्पल, महान इज ए सिंगर। अब सिंगर क्या है दोस्तों, सिंगल काउंटेबल मतलब काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, सिंगल है ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर से पहले ए आया। यहाँ पे एक आया, एन क्यों नहीं आया, क्योंकि एस एक कॉन्सोनेंट है। आपको पता है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, आपने स्कूल में पढ़ा होगा दोस्तों, हम सब स्कूल में पढ़े हैं इस चीज़ को। इसको बोला जाता है वावल। क्या बोला जाता है, वावल बोला जाता है। और इतना छोड़ के बाकी जितने भी है उस सबको क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंट। मैं लिख दे रहा हूँ रेस्ट, रेस्ट ऑल, मतलब इतना छोड़ के रेस्ट ऑल है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है। आप लोग अगर हिंदी मीडियम से हो तो दोस्तों आप लोग ना ये सब इंग्लिश टर्म याद रखने की कोशिश करो,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी खराब है, लेकिन इंग्लिश हमको जब सीखना होता है ना, हम इंग्लिश टर्म याद रखें तो हमारा इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता है कि नहीं। अब मैं भी खुद में स्टेट मतलब बोर्ड से बिलोंग करता, मतलब मेरा स्कूल जो है उड़िया मीडियम से है, मतलब उड़ीसा का जो बोर्ड है उसको उड़िया मीडियम बोलते हैं। मेरे को भी इंग्लिश में दिक्कत होता था, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश का अंदर रह के, एनवायरनमेंट में रह के इंग्लिश के साथ जुड़ गया मैं। अब देखो एस एक कॉन्सोनेंट है, देखो ए ई आई ओ यू में एस नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए आया है। नेक्स्ट देखो दिस इज एन एप्पल, एप्पल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इससे पहले क्या आया, एन आया। यहाँ पे ए क्यों नहीं आया, क्योंकि ए एक वावल है, वावल से पहले हमेशा एन यूज किया जाता है, और जितने भी कॉन्सोनेंट है वो मतलब लेटर, उससे पहले ए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस हमारा ए और एन पे है। अब ये ए और एन को हटा देना, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे महान एक सिंगर, ऐसा नहीं बोला जाता महान एक सिंगर, महान एक सिंगर है। क्या बताया था मैंने, क्या बताया, हम हिंदी में क्या बोले, महान एक सिंगर है। तो एक को बताने के लिए है ना, यहाँ पे ए का जरूरत यूज किया गया है, समझ रहे हो। दिस इज एन एप्पल, ये एक एप्पल है। आप ऐसा नहीं बोलते हो ये एप्पल है, अगर आप सही से सेंटेंस बोलो, देखो ये एप्पल है हम बोल सकते हैं, बातचीत में बोल सकते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली सही नहीं है ना। अगर आप न्यूज़पेपर में देखोगे हिंदी में ये एक एप्पल है लिखा होगा, समझ रहे हो, वो ग्रामेटिकली सही है। पेपर वगैरह में जो लिखा रहता है, आर्टिकल्स जितना लिखा रहता है वो सब ग्रामेटिकली सही होता है, हम जो बोलते हैं वो ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। तो ये एक एप्पल है, तो एक के बदले में यहाँ पे एन यूज किया गया है, समझ रहे हो। हिंदी में मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। ऐसे ही मैंने खुद समझा था, ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम में कैसे आता है। देखो एग्जाम में इसके रिलेटेड, ए एन के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला देखो, रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है। कहाँ पे, देखो जॉब से पहले आर्टिकल मिसिंग है। यहाँ पे ये बीच में एक आर्टिकल आएगा, ए एन में से कोई एक आएगा, बताओ क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा। जे क्या है, जे कॉन्सोनेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू ए जॉब, ठीक है। एक जॉब के बदले में वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रीफर करता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे ए जॉब बोला जाएगा, ना कि सिर्फ जॉब। रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू ए जॉब इन एनी ऑफिस। वैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, इट बिंग रेनी डे मोस्ट। देखो ये दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस ना आप देखो प्रीवियस ईयर में देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ये जो इट बिंग रेनी डे, ये आप देखोगे बहुत सारे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। इट बिंग रेनी डे से स्टार्ट हुआ होगा कोई सेंटेंस। देखो इट बिंग ए रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वेयर कैरिंग अम्ब्रेलास। यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे गलत ये है कि डे से पहले आर्टिकल मिसिंग है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ए आना चाहिए, क्योंकि डी एक कॉन्सोनेंट है, तो डी से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले हमेशा ए आएगा। तो इट बिंग, सॉरी यहाँ पे ए नहीं, डे से पहले नहीं है, रेनी से पहले। डे से पहले मैंने कैसे कर दिया इसको, वही ए रेनी डे होगा, डे रेनी ए डे नहीं थोड़ी होगा, ए रेनी डे, ठीक है, ये बीच में आएगा ये। इट बिंग ए रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वेयर कैरिंग अम्ब्रेला, ठीक है। इट बिंग रेनी डे नहीं होगा, इट बिंग ए रेनी डे। यहाँ पे आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए उससे पहले ए यूज किया गया है, समझ रहे हो। एक बरसात का दिन, क्या है हिंदी में हम बोलेंगे कि एक बरसात का दिन, एक बरसात का दिन, तो एक के लिए हम ए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। समन्स का मतलब क्या है दोस्तों, समन्स का मतलब होता है दोस्तों कोर्ट में अपीयर होना, ठीक है। जब जज मतलब कुछ ऑर्डर होता है कि आपको कोर्ट में अपीयर होना है, तो उस चीज़ को समन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे गलत क्या है, देखो यहाँ पे गलत है, समन्स क्या एक नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक आर्टिकल यूज किया जाता है। समन्स क्या है, अब कंफ्यूज ये हो जाते हैं लोग, समन्स को प्लूरल समझ लेते हैं। दोस्तों समन्स वर्ड एक सिंगुलर वर्ड है, समन्स का, ठीक है। समन्स का प्लूरल क्या होगा, समन्स का प्लूरल है समन्सेस, ये इसका प्लूरल है। समन्स एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए आना चाहिए, क्योंकि एस एक कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, एन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए समन्स वाज सर्व्ड ऑन
राम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे समवाट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। जो लोग एक्वेंटेड है ना इंग्लिश रीडिंग से, वो पढ़ते ही समझ जाएंगे यार मतलब गलत कहाँ पे, मतलब उनको थोड़ा अजीब लगेगा उस पार्ट में पढ़ने में, थोड़ा उनको अजीब लगेगा। देखो आप लोगों में से अगर कोई भी इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो ना, आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि बचपन से आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश एनवायरनमेंट में रहे हो, इंग्लिश सुने हो, तो आप जब भी सेंटेंस पढ़ोगे जहाँ पे गलत होगा आपको थोड़ा अजीब लगेगा वहाँ पढ़ने में। जैसे देखो यहाँ पे लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे, यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए मिसिंग है, इसलिए अजीब लग रहा है। एक्चुअल रीज़न क्या है? एक्चुअल रीज़न ये है कि यहाँ पे ए मिसिंग है, आर्टिकल मिसिंग है। यहाँ पे क्या बोला जाएगा? कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन ए वे, एक तरीके से, समझ रहे हो ना? इन ए वे मतलब क्या है? एक तरीके से, एक तरीके से। तो एक के लिए हमको आर्टिकल यूज करना होगा ना। एक मतलब क्या है? ए है, ए या तो एन यूज करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमको ए यूज करना पड़ा। अगर यहाँ पे एक वावल लेटर होता तो हम एन यूज करते। समझ पा रहे हो? तो इन ए वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। क्लियर हो गया? तो एग्जाम में दोस्तों इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल होता है। देखो मान लो कि चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, इतना लंबा सा सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन गलत क्या है? छोटा सा गलत है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बंदा वही पकड़ सकता है जो समझेगा सेंटेंस को, जो ये सब पता होगा कि हाँ इस टाइप के बनते हैं क्वेश्चंस। समझ रहे हो? मतलब आपको जब इस पे प्रैक्टिस करोगे आप समझ पाओगे कि हाँ सर ने बोला था, हमने ऐसे देखा हुआ था आर्टिकल चैप्टर में, तो यहाँ पे गलत हो सकता है। विथ प्रैक्टिस आपका ये सब चीज़ डेवलप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ग्रामर चैप्टर देख लिया उसके बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। विथ प्रैक्टिस आप समझोगे, फिर आपको रिकॉल करोगे कि चैप्टर में क्या पढ़ाया गया था, क्या बोला गया था और मैंने क्या गलत किया, उसको सुधारोगे, नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को रिपीट नहीं करोगे। समझ रहे हो? तो ऐसे इंप्रूवमेंट होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ ए और एन का ना कुछ इडियोमेटिक और एक्सप्रेशंस यूजेस होते हैं। मान लो कि एक फिक्स है, एक फ्रेजेस फिक्स होते हैं जिसमें ए आएगा या आएगा, एन आएगा या इस टाइप का। तो कुछ देखो ऐसा है, बहुत सारे हैं दोस्तों, इसलिए मैं कुछ कम लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब मैं सब कुछ लिख नहीं सकता, अब सब कुछ लिखूंगा तो बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा वो। ठीक है, ये सब आपको कहाँ मिलेगा मैक्सिमम? इसलिए बोला जाता है डेली बेसिस पे पेपर पढ़ा करो, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पे मतलब हाँ ये सब चीज़ होता है जहाँ पे ए यूज किया जाता है उससे पहले। जैसे देखो ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, एट ए लो एब, इन ए हरी, इन ए डिलेमा एट्सेट्रा। ठीक है, इन डिलेमा, एग्जाम में क्या आएगा? सेंटेंस में इन डिलेमा लिखा होगा, लेकिन उसका सही फ्रेज क्या है? सही जो फ्रेज है वो है इन ए डिलेमा। इन हरी लिखा होगा सेंटेंस में, हम सही क्या जानते हैं? इन ए हरी। एट लो एब लिखा होगा तो हम सही क्या जानते हैं? वहाँ पे एट ए लो एब। ग्रेट डील ऑफ लिखा होगा, हम क्या जानते हैं सही? ए ग्रेट डील ऑफ बोला जाता है, वैसे ए ग्रेट मेनी ऑफ बोला जाता है, वैसे ए लॉट ऑफ बोला जाता है। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है। देखो एक एक्सप्रेशन वाला देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या? देखो, नाथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। अब हमने क्या देखा कि लॉट ऑफ यूज जो होता है वो गलत यूज है अगर इससे पहले ए नहीं है। तो सही जो यूज है वो है ए लॉट ऑफ। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे ए मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक है, एग्जाम में देखो आपको लॉट ऑफ ला के दे देगा, आपको पता होना चाहिए कि ए लॉट ऑफ उसका सही यूज है। तो ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ लिख सकते हैं, या तो देखो ए लॉट ऑफ लिखो, ए लॉट ऑफ लिखो, या तो लॉट्स ऑफ लिखो, दोनों सेम है। अगर देखो इसको आप लॉट्स ऑफ भी बना सकते हो या तो ए लॉट ऑफ भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन गलत इसी पार्ट में है। हमको पार्ट में गलत बताना है ना, वो तो पार्ट वाइज दिया होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई। तो हमको पार्ट में गलत बताना है, हमको ये सही नहीं करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सही करना होता है। और वहाँ पे ना ए लॉट ऑफ या तो लॉट्स ऑफ, दोनों में से कोई एक ही दिया होगा। ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो गया तो दोनों सही हो जाएगा, जो कि सही नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है कि नहीं? हम दो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते ना, हमको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। या तो एग्जामिनर आपको ए लॉट ऑफ देगा ऑप्शन में, या तो लॉट्स ऑफ देगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक है तो वो यहाँ पे रिप्लेस हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इवन दो आवर टीम
took the field with great confidence. The opposition made them eat the humble pie. यहाँ पे गलत क्या है? यहाँ पे गलत है, मैंने देखो हाईलाइट करके रखा हुआ है आपको पहचानने के लिए, क्योंकि आज नोट्स में आपको देने वाला हूँ तो मैं हाईलाइट कर दिया उस पार्ट को कि यहाँ पे लॉट ऑफ पे पार्ट पे गलत है और यहाँ पे दी हम्बल पाई में गलत है। गलत क्या है यहाँ पे दी हम्बल पाई में? देखो हम्बल पाई एक ईडियम है, ईडियम में कुछ भी चेंजेस नहीं आता दोस्तों, ईडियम में जैसा होता है वैसे ही सेंटेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, इतना याद रखना। जैसा ईडियम है हमेशा ईडियम को याद रखने की कोशिश करना कि मतलब छोटा मोटा चीज़ जहाँ पे मतलब आर्टिकल यूज किया गया है वहाँ पे आपको ट्रिक करके दे देगा। जैसे देखो यहाँ पे ये जो हम्बल पाई है ना, ये हम्बल पाई ही यूज किया जाता है, इससे पहले ना दी आता है ना ए आता है, ये हमेशा बोला जाता है हम्बल पाई। गलत क्या कर दिया इसने? आपको एग्जाम में दी लगा के दे दिया उससे सामने। अगर आप नहीं जानते इस चीज़ को तो आप इसको आप पहचान नहीं पाओगे इस चीज़ को, आप बाकी जगह पे ढूंढोगे कि कहाँ पे गलत है। इवन दो आवर टीम टुक, देखोगे सेंटेंस सही है कि नहीं, टेंस सही है कि नहीं, बाकी सब ढूंढोगे। लेकिन अगर आपको इस चीज़ को बारे में आइडिया नहीं है, अगर आप आर्टिकल चैप्टर को अच्छे से नहीं देखे हो तो इस पर आपका ध्यान आएगा ही नहीं, आप समझोगे तो सही है। अब यहाँ पे तो कुछ गलत दिख नहीं रहा है ना, लेकिन मुझे पता है, हमें पता है रूल वाइज, तभी जाके हम पहचान पाएंगे कि ये गलत है। तो हम्बल पाई बोला जाता है, ईडियम सिंपली हम्बल पाई बोला जाता है, ना कि दी ना ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज ही नहीं है, दी का यूज है ही नहीं। ये बोला जाएगा इवन दो आवर टीम टुक द फील्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस द ऑपोजिशन मेड देम ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई का मतलब है दोस्तों अपोलॉजी करना, मतलब माफ़ी मांगना, ठीक है। तो ये होगा सिंपली ईट हम्बल पाई, ना कि ईट दी हम्बल पाई। दी लगा देने से डेफिनाइट आर्टिकल हो जाता है, वो कुछ खाए नहीं है, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, वो अपोलॉजी कर रहे हैं। तो ईट हम्बल पाई बोला जाएगा, ना कि ईट दी हम्बल पाई, ठीक है। तो यहाँ पे दी का यूज नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इस टाइप के इडियोमेटिक और एक्सप्रेशंस के सामने ए और एन को कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, उस पर मैंने समझा दिया। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं, मैं यहाँ पे बस एग्जाम्पल के लिए लिखा हूँ, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं, वो सब कुछ यहाँ पे लिख नहीं सकता दोस्तों, पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना, पॉसिबल नहीं है। ये तभी आप सब चीज़ जानोगे जब रेगुलर बेसिस पे आप पेपर पढ़ोगे। इसलिए बोला जाता है रेगुलर बेसिस पे पेपर पढ़ो, चाहे आपको समझ में आए ना आए, आप समझने की कोशिश करो। जिस आर्टिकल में आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो पढ़ो, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती एडिटोरियल पढ़े जा रहे हो। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, तो आप समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स पढ़ो, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स पढ़ो, अगर आपका मर्डर के न्यूज़ में इंटरेस्ट है तो मर्डर वाले न्यूज़ पढ़ो, अगर आपका मतलब जो ओपन पेज जो होता है, मतलब अच्छा अच्छा आइडियाज़, बिग आइडियाज़ के ऊपर जो आर्टिकल्स होते हैं, अगर वो इंटरेस्ट है वो पढ़ो। जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। अब उस चीज़ के अंदर घुसोगे, इन्वॉल्व हो जाओगे, तभी आप समझ पाओगे दोस्तों। अदरवाइज ज़बरदस्ती कोई चीज़ को करोगे ना, उस चीज़ में कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये चीज़ याद रखना, बस इस चीज़ को दिल में हमेशा रखो। चलो अब हम असली ए और एन के बीच में डिफरेंस क्या है देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जानना जरूरी है ना। मैंने तो आपको अभी क्या बताया कि वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर बताया, लेकिन ये तो हमने स्कूल में पढ़ा था। स्कूल में ना हमको बेसिक चीज़ बताए, ऊपर ऊपर से बताए, अंदर का चीज़ नहीं बताए। एक्चुअल में वोवेल और कॉन्सोनेंट का साउंड पे डिपेंड करता है कि हमको ए यूज करना है या एन यूज करना है कि नहीं। जैसे कि देखो, आपने याद करो स्कूल में जैसे कि यूनिवर्सिटी, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब बताओ आज या लेटर हम चलेंगे तो यू है कि नहीं, वॉल में है, ए ई आई ओ यू में यू है, तो यहाँ पे सामने एन आना चाहिए, है कि नहीं, एन यूनिवर्सिटी आना चाहिए, लेकिन ये गलत है, एन नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमको साउंड पे फोकस करना है। आपने देखा होगा स्कूल में, आप स्कूल का टाइम याद करो, यूनिवर्सिटी एक एक्सेप्शन में होगा कि यहाँ पे ए यूज होगा, क्योंकि ये यू वर्ड तो लेटर तो यू है, वॉवल है, लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। जब हम यू बोलते हैं, कोई भी वर्ड बोलते हो, तो पहला जो उसका जो उच्चारण होता है ना, आप उच्चारण पे ध्यान दो। यूनिवर्सिटी, यू,
यू से स्टार्ट हुआ है साउंड। अब यू साउंड कॉन्सोनेंट है या वॉल है बताओ? कॉन्सोनेंट में आपको दिख रहा है कहीं यू? वॉल में है सॉरी वॉल में कहीं दिख रहा है यू आपको? यू वर्ड है लेकिन साउंड नहीं है, समझ रहे हो? तो इसलिए इसके पहले हम क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं, तो ए यूनिवर्सिटी बोला जाता है, ये सही है। उसी पे हम देखो अभी देखेंगे ए किससे पहले यूज किया जाता है? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड, लेटर नहीं, याद रखो। लेटर पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे लेकिन हमेशा साउंड पे फोकस करोगे ना, कभी गलती नहीं करोगे। लेटर पे धोखा खा सकते हैं हम, जैसे कि सिर्फ जिसको साउंड नहीं पता, सिर्फ लेटर पता है तो वो एन यूनिवर्सिटी बता देगा, लेकिन अगर वो बंदा साउंड के बारे में जानता है, कॉन्सोनेंट साउंड, वावल साउंड, तो वो यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी बोलेगा, ना कि एन यूनिवर्सिटी। तो ए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज किया जाता है, एन वावल साउंड से पहले यूज किया जाता है। वावल साउंड क्या है दोस्तों? आ, ए, ये सब वावल साउंड्स हैं। जैसे हम देखो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, देखो। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैनॉट एफोर्ड टू बाई ए एक्सपेंसिव कार। एक्सपेंसिव से पहले ए यूज किया गया है, सही है गलत है बताओ? गलत है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव यहाँ पे लेटर पे छोड़ो, एक्सपेंसिव जो बोलते हैं तो स्टार्टिंग जो उच्चारण कैसे हो रहा है? एक्सपेंसिव ए से स्टार्ट हो रहा है। ए जो साउंड है वो क्या है? वॉवल साउंड है, इसलिए वॉवल साउंड से पहले एन आना चाहिए। तो यहां पे क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, एन। एन एक्सपेंसिव कार, समझ रहे हो? हमने साउंड पे ध्यान दिया। एक्सपेंसिव अ से स्टार्ट हुआ, ए एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है। वैसे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग ईदर ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर और ए एडिटर। यहाँ पे एडिटर जो पहले, एडिटर से पहले क्या है? ए है, सही है गलत है बताओ? गलत है। क्यों? क्योंकि एडिटर ए से स्टार्ट हो रहा है। एडिटर जो उच्चारण है ना वो ए से स्टार्ट हो रहा है। ए क्या है? वावल साउंड है। वावल साउंड से पहले क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या आएगा? एन आएगा, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे देखो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। हम बोलेंगे कि एक डिग्री है, हम जानते हैं क्या है? एमए। एमए एक डिग्री है, मास्टर डिग्री है, ठीक है। अब एमए से पहले क्या यूज करेंगे हम? ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे बताओ? एन यूज करेंगे, क्योंकि एम ए, एम जब बोलते हैं हम तो एम क्या है? एम एक, ये जो वर्ड है एम एक लेटर जो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? एम, ए से आ रहा साउंड, एम बोलते हैं हम, ठीक है। एम बोलते, देखो साउंड पे ध्यान दो। एम तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, एम, तो इसलिए इससे पहले एन आएगा, ना कि ए, ठीक है। कंफ्यूज गलती से भी मत होना इस चीज़ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो साउंड पे फोकस करेगा वो कभी गलती नहीं करेगा। लेकिन एग्जैक्टली हम एम यूज करके और एक वर्ड यूज करेंगे, वो है मेंबर। अब देखो इसमें भी एम है लेकिन इसमें भी एम है, लेकिन दोनों का उच्चारण अलग है। इसमें हम एम ए बोल रहे हैं, एम ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम इसमें बोल रहे हैं मेंबर। मेंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? माँ से स्टार्ट हो रहा है। माँ क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या यूज होना चाहिए? ए यूज होना चाहिए। देखो यहां पे, देखो यहां पे एम है, यहां पे भी एम है, लेकिन इससे पहले ए आया है, लेकिन इससे पहले एन आया है, समझ रहे? और दोनों सही है। अब समझ पाए डिफरेंस? कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, वॉवल साउंड क्या है? क्योंकि एम ए जब बोल रहे हैं तो ए पहले आ रहा है, एम ए वाला साउंड पहले आ रहा है, लेकिन हम जब मेंबर बोल रहे हैं तो माँ साउंड पहले आ रहा है। माँ साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए आया। एम ए साउंड वॉवल है, इसलिए यहां पे एन आया। क्लियर? आई होप समझ गए मेरे दोस्तों। सब तो दोस्त ही हैं, भाई बहन। अच्छा अब देखो इसमें आप बताओ, आप पहले मन से आप सोचो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एक्सरे से पहले, एक्सरे प्लांट से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आएगा या एन आएगा बताओ? एक्सरे, ए से स्टार्ट हुआ है, साउंड क्या है? एक्स। एक्स जब बोलते हैं हम क्या? ए से स्टार्ट होता है, एक्स, समझ रहे हो? स्लो करके मतलब उच्चारण करो, समझ जाओगे। एक्स ए से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉवल साउंड है तो यहाँ पे आएगा एन, एन एक्सरे बोला जाएगा। वैसे वन वे टिकट क्या बोला जाएगा? यहाँ पे वाह साउंड आया। अब वाह साउंड क्या है दोस्तों? वाव कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे ए आएगा। वैसे
यूनिक मैन, यूनिक मैन। अब यूनिक यू है, और यू साउंड क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आएगा ए यूनिक मैन। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी जैसे यूनिक मैन। यू है लेटर, एक वॉल लेटर है, लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब देखो अम्ब्रेला, देखो यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, लेकिन उच्चारण अलग है। ये यूनिक बोल रहा है, ये अम्ब्रेला बोल रहा है। अम्ब्रेला हम जब बोल रहे हैं तो साउंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आ से। अम्ब्रेला, आ साउंड क्या है, वॉवल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। क्लियर, समझ गए कैसा साउंड का खेल चल रहा है, समझ गए दोस्तों। कॉन्सोनेंट साउंड से जो उच्चारण हो रहा है उससे पहले ए आएगा, वॉवल साउंड से जो उच्चारण हो रहा है उससे पहले एन आएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जब भी डाउट हो रहा है ये वाला वीडियो देख के आप मतलब फिर से क्लियर कर सकते हो अपना जो मतलब कंसेप्ट। तो दोस्तों ये रहा पार्ट 1। मैं पार्ट करके पढ़ा दे रहा हूँ, एक साथ कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप लोग 300 दे के एक मेंबर बने हो तो आपको मतलब बनता है कि मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, धीरे धीरे विथ एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करूँ, ताकि मतलब आपको डाउट ना हो। और जो बंदा पूरा जीरो लेवल पे भी है ना, उसको भी समझ में आ जाए। मेरा मोटिव यही रहता है कि ऐसा पढ़ाया जाए कि जो जीरो लेवल पे भी है उसको भी इंग्लिश समझ में आ जाए, और बोले कि भाई आपसे मतलब समझ में आ गया। ठीक है सर, आपसे हमको बहुत अच्छा इंग्लिश ग्रामर समझ में आएगा, बस मेरा यही मोटिव है। तो पार्ट 2 में हम आर्टिकल ख़त्म कर देंगे, ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में हम दी के बारे में देखेंगे। THE डेफिनेट, अभी हम इनडेफिनेट आर्टिकल ख़त्म कर दिए। डेफिनेट आर्टिकल दी, हम दी कहाँ पे यूज करेंगे, दी का मीनिंग क्या है, समझ रहे हो। तो उसके रिलेटेड कौन से रूल बनते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और वो आर्टिकल वहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, आर्टिकल चैप्टर का लेक्चर 2 में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जितना भी इम्पोर्टेंट ए और एन का यूसेज देखा था, जितने भी जो पार्ट 1 में लेक्चर 1 में जितने भी मैंने पढ़ाए थे, जब बचा हुआ पार्ट है वो लेक्चर 2 में हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, लेक्चर 2 में पूरा आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों मिला के। इसमें देखो यूसेज ऑफ दी पढ़ेंगे। ए और एन का हमने यूसेज पढ़ लिया, देखा हमने कि ए कहाँ पे यूज़ किया था और एन कहाँ पे यूज़ किया था। वैसे दी के बारे में पढ़ेंगे। ए और एन को हमने क्या बोला था, इनडेफिनेट आर्टिकल। उसे इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि जो भी नाउन से पहले ए और एन यूज़ किया जाता है वो कोई डिफाइन नहीं होता नाउन। हम पर्टिकुलर किसी को नहीं बता रहे, जनरली बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम दी लगाते हैं तो वो डेफिनेट बन जाता है। तो हम अभी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है दी। दी हम किस किस के पहले यूज कर सकते हैं, देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स, हम क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल्स देखते हैं। सेंटेंसेस, यू आर द मैन हु हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तुम वही इंसान हो जो मेरे को हेल्प किए हो। देखो यहाँ पे दी मैन लगा दिया, अगर ये ए लगा देता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर इंसान को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम पर्टिकुलर किसी पर्सन या किसी चीज़ को इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं तो हमको ना उस नाउन से पहले हमको दी लगाना होगा, उस चीज़ से पहले हमको दी लगाना होगा, तभी जाके उस चीज़ को या उस इंसान को वो पर्टिकुलरली इंडिकेट करेगा। इसलिए यहाँ पे दी का यूज किया गया है। यू आर द मैन, यू आर द मैन हु, दी बोलो या द बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। यू आर द मैन हु हेल्प मी, तुम वही इंसान हो जो मेरे को हेल्प किए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दीज आर द गर्ल्स हु हुम, ये हु नहीं होगा, ये हुम होगा। ठीक है, दीज आर द गर्ल्स हुम आई हैव इन्वाइटेड, मतलब ये वही लड़कियां हैं जिनको मैंने इन्वाइट किया था। समझ रहे हो ना, ये वही लड़कियां, मतलब वो वहाँ पे लड़कियों, जो पर्टिकुलर लड़कियों को वो इंडिकेट किया जा रहा है कि वो वही लड़की हैं जिनको मैंने इन्वाइट किया था। नेक्स्ट देखो, द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ पोल्यूटेड। कौन सा वेल के वाटर, मतलब द वाटर ऑफ दिस वेल, मतलब इस कुएं का जो पानी है वो पोल्यूटेड हो चुका है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वाटर से पहले दी का यूज किया गया है। ठीक है, ये रहा पहला यूज। नेक्स्ट क्या है, कहाँ पे हम दी यूज करते हैं, नेम ऑफ रिवर्स, जितने भी जो नदी के नाम है उससे पहले हम दी यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे दी गंगा,
क्या बोलेंगे? दी गंगा बोलेंगे, दी गंगा, या दी नर्मदा, दी नर्मदा। ठीक है, जितने भी जो उस रिवर्स के नाम है, वैसे सीज के नाम जितने भी जो सी होते हैं, जैसे कि अरबियन सी, रेड सी, ये सबसे पहले दी यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये एक ही है। अब गंगा मतलब एक ही है ना, तो इसलिए यहाँ दी यूज किया गया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर है। इस हम नॉर्मली गंगा नहीं बोल सकते, दी गंगा बोला जाता है। वैसे दी अरबियन सी, जितने भी जो सी के नेम है उससे पहले दी यूज किया जाता है, तो दी अरबियन सी, अरबियन सी, दी रेड सी। अब एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, ये सबसे पहले दी का यूज नहीं रहता है, दी को हटा दिया जाता है और सेंटेंस में रहता है ये सारे। अरबियन सी होगा लेकिन उससे पहले दी नहीं होगा, रेड सी होगा उससे पहले दी नहीं होगा, या तो गंगा होगा उससे पहले दी नहीं होगा। अब हमको ये चीज़ अगर पता है तो वहाँ से हम फट से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे गंगा से पहले दी होना चाहिए, लेकिन दी नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से ये पार्ट गलत है। ठीक है, ऐसे पहचाना जाता है। वैसे देखो, ओशियन के नाम से पहले भी हम दी यूज़ करते हैं। ओशियन क्या है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। तो हम बोलते हैं दी इंडियन ओशन। क्या बोला जाता है? दी इंडियन ओशन, दी पैसिफिक ओशन। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। माउंटेन के जितने भी जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन के नाम से पहले भी दी का यूज किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं दी हिमालयस। माउंटेन क्या है? दी हिमालयस, दी हिमालयस, हिमालयस। वैसे जो डायरेक्शन अगर हमको बताना हो कि वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है, तो हम उससे पहले भी दी यूज करते हैं। तो हम बोलते हैं दी ईस्ट, दी वेस्ट, ठीक है, दी नॉर्थ या दी साउथ, दी साउथ। ठीक है, फिजिकल प्लेसेस बताने के लिए भी हम दोस्तों दी यूज करते हैं। फिजिकल प्लेसेस मतलब क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं कि टॉप, बॉटम, सेंटर, ये सब क्या है? फिजिकल प्लेसेस है। हम क्या बोलते हैं उस चीज़ के लिए? उस चीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं दी टॉप। सिर्फ टॉप नहीं बोला जाता, क्योंकि टॉप एक फिजिकल पोजीशन है, फिजिकल प्लेस है। तो हम दी टॉप, दी बॉटम, ठीक है, दी सेंटर, ऐसे हम यूज करते हैं दी को। इससे पहले आइलैंड्स, जितने भी जो द्वीप हैं, द्वीप से पहले हम आइलैंड मतलब दी यूज करते हैं। जैसे कि दी अंडमान, दी निकोबार, ऐसे बोलते हैं हम। दी अंडमान, दी निकोबार्स या अंडमान्स, दी निकोबार्स, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे दी यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में सेंटेंस में यही सब चीज़ होगा लेकिन दी नहीं होगा, तो हमको यहाँ से पहचानना होता है कि ये सब चीज़ से पहले दी का यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो कि कहाँ पे हम दी यूज करते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसका, कि एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव, एक होता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि हम बोलेंगे कि गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, डू नहीं, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है,
ये बस मैंने ऐसे आपको हल्का में यहाँ पे समझा दिया, ये सुपरलेटिव डिग्री मतलब आप समझ नहीं पाओगे शायद, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी यूज़ किया जाता है। सुपरलेटिव, इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पे देखो, सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या है, ये है टॉलेस्ट। इससे पहले हमेशा दी आएगा, दी टॉलेस्ट बोला जाएगा, ना कि टॉलेस्ट। एग्जाम में दी को हटा के देता है दोस्तों। देखो एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस चाहे सेम ना हो लेकिन पैटर्न यही होगा कि वो आपको सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले दी को हटा के देगा। तो आपको वहाँ पे पहचानना ज़रूरी है कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हमें दी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या है, बेस्ट है। तो बेस्ट से पहले दी होना ज़रूरी है, दी बेस्ट बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो दी बेस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है। दी बेस्ट बॉय, बेस्ट बॉय मतलब कि क्लास में सबसे अच्छा। अब सबसे अच्छा जो है उसको पिन पॉइंट करने के, उसको इंडिकेट करने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। करना ही है हमको, इसलिए यहाँ पे दी यूज किया गया है। अगर आप मेरे को पूछो कि सर क्यों दी यूज किया गया, ये तो रूल है लेकिन एक्चुअल में क्यों यूज किया गया, एक्चुअल में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये एक बंदा है जो सबसे बेस्ट है, उसको इंडिकेट किया जा रहा है। अब एक बंदे को हम इंडिकेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर उंगली दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे उससे पहले। ठीक है, इसका ये रियल रीज़न है। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चन भी लिख के रखा हूँ यहाँ पे। सुनील, पहला देखो, सुनील इज़ ए बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। देखो कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या है, बेस्ट है। उससे पहले देखो ए लगा के दिया है। अब ये गलत है कि नहीं बताओ, ये गलत है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दी होना चाहिए, दी बेस्ट होगा ना कि ए बेस्ट। नेक्स्ट देखो, बड़ा सेंटेंस है लेकिन इसमें छोटा सा ही गलत है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। अब यहाँ पे ये जो आप डिग्री देख रही हो ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है कि नहीं। क्या बताया मैंने, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले ही दी यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है और उससे पहले इसने दी का यूज कर दिया, जो कि गलत है। यहाँ पे दी आएगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ होगा इफ़ आई न्यू दैट कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। यहाँ पे दी को हटा दिया जाएगा क्योंकि दी सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब कंपैरेटिव डिग्री में भी डिग्री से पहले भी दी यूज किया जाता है लेकिन उसका कुछ कंडीशंस है। अब कंडीशन क्या है देखो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू है तभी कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी का यूज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस चीज़ के ऊपर। अगर आप इस चीज़ को पहचानना सीख जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू है, देखो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन है या टू है तो वहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं किया है। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन होगा या टू होगा तो इसमें इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। अब देखो ये नोट्स उसी को समझ में आएगा जो वीडियो देखा हुआ है, पता है, क्योंकि वो समझेगा कि मैंने कौन सा चीज़ कहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या तो टू हो तो यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू यूज किया गया है तो दी आएगा उससे पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले। जैसे देखो, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, बेटर है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसके बाद क्या है, ऑफ द टू है कि नहीं बताओ, इसलिए इससे पहले दी का यूज किया गया है। ये है डेफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, ये है डेफिनाइट आर्टिकल। ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज। समझ में आया कहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी यूज किया जाता है और कहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी यूज नहीं किया जाता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट देखो दोस्तों, जब दो सेम टाइप की चीज़ में कंपैरिजन होता है ना, जैसे कि मान लो कि ऐसा बोला जा रहा है कि अगर एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ घट रहा है, या एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा है। इस टाइप का जब कंपैरिजन आ जाता है, जब इस टाइप का तुलना किया जाता है ना, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी यूज किया जाएगा। देखो जैसे कि दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब,
नेक्स्ट फ्रेज में भी दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये कैसे सेंटेंस से समझेंगे, देखो द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, समझ में आ रहा है। यहाँ पे दो सेम टाइप के कंपैरिजन किया जा रहा है, मतलब उस इंसान का बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। मतलब एक ही इंसान है लेकिन उसके जो ट्रेड्स है, उसके जो क्वालिटीज़ हैं, उसके ऊपर कंपैरिजन किया जा रहा है। द मोर ही गेट्स मतलब वो जितना पाएगा वो उतना चाहेगा, यहाँ पे बोलने की कोशिश किया जा रहा है। वैसे तो यहाँ पे मोर से पहले दी है तो यहाँ भी मोर से पहले दी आएगा, समझ पा रहे हो। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। यहाँ पे मिस क्या है, द ग्रेटर द डिमांड, यहाँ पे ग्रेटर से पहले दी है ना, तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी आना चाहिए। तो यहाँ पे मिस क्या है, दी मिस है, तो यहाँ पे हम दी को लगा देंगे। दी हायर द प्राइस होगा यहाँ पे, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन ए माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। देखो यहाँ पे द कोल्डर, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है कि नहीं बताओ यहाँ। और इससे पहले फ्रेज में कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पे, देखो यहाँ पे है कंपैरेटिव डिग्री है। अब इससे पहले दी है लेकिन इससे पहले दी नहीं है, तो द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील, यहाँ पे इस तरीके से बोलना सही होगा। तो कोल्डर, दी कोल्डर तो है लेकिन यहाँ पे दी हायर नहीं है, तो यहाँ पे बीच में हम क्या लगा देंगे, दी लगा देंगे। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इन ए माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील, ठीक है। अब पढ़ने का देखो, पढ़ने के तरीके में हमेशा ध्यान देना, जैसे पढ़ोगे ना वैसे याद रहेगा, और जैसे याद रहेगा एग्जाम में आप मतलब उस तरीके से आप क्वेश्चंस को पहचान पाओगे। ऐसा बोला जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, द हायर यू ग्रो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। मतलब जितना आप ऊपर जाओगे उतना ठंडा आपको लगता जाएगा, समझ रहे हो ना, कहाँ पे दी यूज किया जाता है और कहाँ पे नहीं। नेक्स्ट देखो, जितने भी जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं ना उससे पहले दी यूज किया जाता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस सबको ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोला जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोला जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सबको ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोला जाता है। इससे पहले हमेशा दी यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हु वाज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंटेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, इससे पहले इसलिए दी यूज किया गया है, समझ रहे हो, क्लियर हो गया। हमेशा ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले दी यूज किया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। यहाँ पे पर्टिकुलरली इस बंदे के बारे में बताया जा रहा है। देखो मान लो कि यहाँ पे मैं फर्स्ट की जगह पे सेकंड लगा दूँ, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम बोल रहे हैं, तो हम जो सेकंड में जो प्रेसिडेंट था उसको हम पर्टिकुलरली उंगली दिखा रहे हैं कि नहीं, बताओ। जब हम किसी पर्सन को पर्टिकुलरली उंगली दिखाते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एक बंदे को उंगली दिखाते हैं ना, तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट से पहले दी यूज किया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट से पहले दी यूज नहीं किया जाएगा, फर्स्ट से पहले दी यूज किया जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अगर नाउन ऑफ नाउन है, अगर नाउन के बाद ऑफ है उसके बाद नाउन है, तो पहले नाउन से पहले दी यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर एक नाउन है, अगर दो नाउन के बीच में ऑफ है, अगर दो नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो पहला नाउन से पहले दी यूज किया जाएगा। जैसे सेंटेंस में देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, यहाँ पे ये एक नाउन है, ऑफ बीच में है और क्लास यहाँ पे नाउन है, दो नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो दी पहला नाउन से पहले आएगा, तो दी स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, ठीक है। मतलब इस क्लास के बच्चे, इस क्लास के स्टूडेंट्स नॉटी हैं, कहने की कोशिश कर रहा है वो। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, देखो, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। द टीचर ने क्या किया, ड्रू एन अटेंशन। अब टीचर ने अटेंशन खींचा, किनका, बच्चों का, मतलब बॉयज़ का अटेंडेंस खींचा, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस पे इंपॉर्टेंस पे उनका अटेंशन खींचा। अब देखो यहाँ पे लड़कों का अटेंशन पे पर्टिकुलर फोकस किया जा रहा है, मतलब पर्टिकुलरली इंडिकेट किया जा रहा है लड़कों के अटेंशन पे। जब हम पर्टिकुलरली इंडिकेट करते हैं तो हम डेफिनेट यूज़ करते हैं या इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, बताओ। डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया जाता है,
तो यहाँ पे इनडेफिनाइट यूज़ करके दिखा है, देखो यहाँ पे रखा हुआ है इनडेफिनाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, दी होगा, दी अटेंशन होगा, ना कि एन अटेंशन। द टीचर ड्रू दी अटेंशन ऑफ द बॉयज, मतलब लड़कों का अटेंशन, यहाँ पे पर्टिकुलरली लड़कों का अटेंशन पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अटेंशन से पहले दी आएगा, ना कि एन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब दी का यूज हमने पढ़ लिया कहाँ कहाँ पे लगता है। अब कहाँ कहाँ पे दी, मतलब कहाँ कहाँ पे आर्टिकल नहीं आता है हम देखेंगे। मतलब ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, दी भी नहीं आएगा, मतलब कुछ भी, तीनों में से कुछ भी यूज नहीं होगा। कहाँ कहाँ पे, अगर किसी सब्जेक्ट, लैंग्वेज या गेम, स्पोर्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब यूज किया गया कोई सब्जेक्ट, विषय, या तो लैंग्वेज, भाषा, या तो गेम, स्पोर्ट्स के लिखा हुआ है, तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे ना ए हिस्ट्री बोला जाएगा, ना एन हिस्ट्री बोला जाएगा, ना दी हिस्ट्री बोला जाएगा, यहाँ पे सिंपली हिस्ट्री रहेगा। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। एग्जाम में आपको देगा ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ ए हिस्ट्री, या बोलेगा ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ दी हिस्ट्री, तो वो गलत है, आपको ये रूल पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। यहाँ पे हिंदी, ना हिंदी से पहले आर्टिकल है, ना संस्कृत से पहले आर्टिकल है, ना इंग्लिश से पहले आर्टिकल है, तीनों में आर्टिकल नहीं रहेगा उससे पहले। क्यों? क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। रूल कह रहा है कि लैंग्वेज से पहले, सब्जेक्ट से पहले, गेम या स्पोर्ट्स के नाम से पहले, मतलब स्पोर्ट्स से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट रूल देखो, अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है, ठीक है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, दिमाग में आपका आ रहा होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं दोस्तों? माई, यूअर, आवर, ये सबको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जिसमें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माई, आवर, यूअर, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है दोस्तों? दिस, दैट, दिस, दोस, मतलब इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है कि ये, वो, दिस, दैट, दीज, दोज, इस सब को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वैसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एइदर, नेइदर, ये सब को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ये सब यूज, इनमें से अगर कोई भी चीज़ यूज किया गया है, या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो उसके बाद दी आएगा और उसके बाद नाउन आएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी तीनों एडजेक्टिव में से कोई भी अगर एडजेक्टिव यूज किया गया है, तो उसके बाद जो नाउन आएगा ना, उस नाउन से पहले दी यूज किया जाएगा। जैसे देखो, दिस इज माई हाउस, यहाँ पे नाउन क्या है? हाउस है, ये क्या है? ये नाउन है। माई क्या है यहाँ पे? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है दोस्तों? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे दिस इज माई हाउस बोला जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो दी लिखा हुआ है वो रेड में क्यों लिखा है? क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं रेड में क्यों लिखा है? यहाँ पे मैंने रेड में लिखा है कि अगर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज किया गया है, उसके बाद अगर जो नाउन आएगा ना, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए रेड में लिखा हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, एग्जाम में आपको दी ला के ही देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर में, ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। दिस इज़ माई हाउस बोला जाएगा, ना कि दिस इज़ माई दी हाउस, ऐसा नहीं बोला जाता है, ठीक है। वैसे बोला जाता है दिस हाउस इज़ माइन। क्लियर? ईच बॉय वॉज रेडी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। अगर हम इसमें यहाँ पे आर्टिकल यूज करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अगर ये सब में से अगर कोई भी यूज़ किया गया है, अगर उसके बाद नाउन है, तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखो, आई डू नॉट, सेंटेंस हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला देखो, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, यहाँ पे नाउन ये है और ये काइंड ऑफ है।
काइंड ऑफ और नाउन के बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। काइंड एग्जाम में देखो आपको काइंड ऑफ ए मैन दे देगा, काइंड ऑफ दी मैन दे देगा, जो कि गलत है। आपको पता होना चाहिए कि काइंड ऑफ के बाद डायरेक्टली नाउन आता है, कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ही हैज़ बिन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, रैंक ऑफ डायरेक्ट एसपी आया, ना कि बीच में ए एन कुछ भी नहीं आया। रैंक ऑफ एसपी सही है। ए लॉट ऑफ मनी हैज़ बिन स्पेंट, ठीक है, ए लॉट ऑफ के बाद डायरेक्ट मनी आया, बीच में और कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। ए लॉट ऑफ यूज कर सकते हैं या तो लॉट्स ऑफ यूज कर सकते हैं, मैंने बताया था पहला लेक्चर में। दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ए लॉट ऑफ जो है, लॉट्स ऑफ भी वही है। आगे मूव होते हैं दोस्तों। देखो अब कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मैंने इसको क्यों एक्सेप्शन बोला है कि ये जो मतलब ये जो हम यूज किए ना यहाँ पे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, ये यूज होते हुए भी आर्टिकल यूज किया जाता है। अभी ये रूल हमने पढ़ा था यहाँ कि जब भी ये काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनमें से कोई भी है तो इसके बाद जो नाउन आएगा उनके बीच में कुछ भी आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन एक आर्टिकल रहता है। कब? अगर सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में है तो। अगर क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस, जैसे देखो व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर इज ही, ये सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन फॉर्म में। इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिस सेंटेंस में क्वेश्चन फॉर्म होता है, तब हम आर्टिकल यूज करते हैं टाइप ऑफ और नाउन के बीच में। टाइप ऑफ और देखो सिंगर, देखो टाइप ऑफ यहाँ पे है और ये सिंगर एक नाउन है, बीच में क्या आया है? ए आया है, तो ये सही है। अगर सेंटेंस एग्जाम में ऐसे देखोगे क्वेश्चन फॉर्म में है और टाइप ऑफ और नाउन के बीच में आर्टिकल है, तो ये बिल्कुल सही है। हम आर्टिकल लगा सकते हैं, हम बिना आर्टिकल भी लगा सकते हैं, मतलब ये सेंटेंस बिना आर्टिकल का भी लिखा जा सकता है, दोनों सही है, ठीक है। या तो आप ए लगाओ या ए को हटा दो, लेकिन यहाँ पे हम ए कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे आर्टिकल लगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन फॉर्म में है तो आर्टिकल लगने से सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्शन याद रखो इस चीज़ को, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, अगर ये जनरल तरीके से यूज किया गया है, एक जनरल तरीके से यूज किया गया है, तो आर्टिकल यूज नहीं होगा इससे पहले। जैसे अगर बोला जाएगा मैन इज मोर्टल, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ए मैन इज मोर्टल, दी मैन इज मोर्टल, ऐसा नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे मैन जो है ना एक जनरल तरीके से यूज किया गया है, एक नॉर्मल वे में यूज किया गया है, मतलब एक व्यापक मीनिंग में यूज किया गया। अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूँ तो एक व्यापक मीनिंग में, मतलब मैन इज मोर्टल मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस यूनिवर्स में या अर्थ में, सबको इंडिकेट किया जा रहा है। वुमेन इज मैंस मेट, मतलब औरत आदमी का मेट होती है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। द मैन इज मोर्टल एंड, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही गलत हो गया। द मैन इज मोर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग हियर, येट हाउ इरेशनली ही अटैच टू हिज वर्ल्डली पोजेशन। इतना बड़ा सेंटेंस दिया लेकिन गलत कहाँ पे है? पहले ही गलत है, द मैन इज मोर्टल बोल दिया। अब हमको पता है जब हम मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, अगर हम इसको नॉर्मल एक व्यापक यूनिवर्सल वे में यूज कर रहे हैं तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पे दी का आएगा ही नहीं, दी यहाँ पे यूजलेस है। यहाँ पे डायरेक्टली मैन इज मोर्टल बोला जाएगा, ना कि दी मैन इज मोर्टल। समझ पा रहे हो दोस्तों? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, चलो। अगर स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट, अगर सेंटेंस में इसके प्राइमरी यूसेज के हिसाब से अगर यूज किया गया है, मान लो कि स्कूल क्या है? हम स्कूल का कब जाते हैं? मतलब पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल। कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। चर्च पूजा करने के लिए। हॉस्पिटल मतलब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। प्रिजन, जेल, ये सब क्या है दोस्तों? जो मतलब जो चोर बदमाश होते हैं वो लोग यहाँ पे जाते हैं। कोर्ट कचहरी का जो कुछ काम है वहाँ पे हम जाते हैं। बेड में सोने जाते हैं। मार्केट हम मार्केटिंग करने जाते हैं। अगर हम जिस चीज़ के लिए बना है ना, अगर उस चीज़ के लिए हम उस जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। जैसे देखो, आई गो टू स्कूल डेली। अब स्कूल हम डेली जाते हैं ना, ये डेली हैबिट है हमारा, पढ़ने तो जाते हैं हम स्कूल। अब हम तो नहीं जाते, जो जाते हैं बचपन में हम जाते थे, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ डेली, मतलब नॉर्मल चीज़ है ये, पढ़ने जा रहा हूँ मैं।
लेकिन मैं अगर बताऊं कि मैं स्कूल जा रहा हूं उससे मिलने पर्टिकुलरली, तब मैं यहाँ पे स्कूल से पहले दी लगाऊंगा। समझ रहे हो? कहाँ पे दी आएगा, सॉरी कहाँ पे आर्टिकल आएगा और कहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये सब चीज़ नॉर्मल जो चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए बना है, अगर उस चीज़ के लिए यूज किया गया है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा इससे पहले। अगर और कोई मोटिव के लिए ये चीज़ यूज किया गया है तो आर्टिकल आ जाएगा। हम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना तब देखेंगे ये सब चीज़ के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द इंजूर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल। अब बंदा इंजूर हो गया, एक आदमी इंजूर हो गया, ठीक है, उसको चोट लग गया, अब हॉस्पिटल जाएगा ही ना ऑब्वियसली ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे हॉस्पिटल से पहले दी या एक कुछ यूज नहीं होगा, क्योंकि अब वो इंज्योर हो गया है तो उसको हॉस्पिटल ही लेके जाएगा। और प्रिजन जेल हम कोर्ट लेके नहीं जाएंगे, उसको हॉस्पिटल ही लेके जाएंगे, क्योंकि वहीं पे ट्रीटमेंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो, द मोमेंट विग्नेस वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। यहाँ पे विग्नेस एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, कुछ तो गलत हुआ है ना, तभी तो वो एडमिट हुआ है ना, कुछ तबीयत खराब हुआ तभी तो वो एडमिट हुआ है ना। तो हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये गलत है। यहाँ पे दी हॉस्पिटल नहीं होगा, सिर्फ हॉस्पिटल होगा। नेक्स्ट देखो, द रॉबर्स वेर कॉट जस्ट आज दे वेर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल्स। ये जो रॉबर्स हैं, लुटेरे जो जिसको हम बोलते हैं, अब लुटेरे पकड़ में आ गए, जस्ट वो मतलब जेल से एस्केप हो ही रहते, वो पकड़ में आ गए। अब लुटेरे दोस्तों, लुटेरे चोर बदमाश ये सब जेल में ही होते हैं ना, अब जेल से ही वो खिसक रहे थे, तो यहाँ पे हमको जेल से पहले आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जगह जेल में ही है। विग्नेस चोट लग गया है तो उसका जगह हॉस्पिटल में है, ये चोर बदमाश लुटेरे इनका जगह जेल में ही है। समझ पा रहे हो? अगर ये रॉबर्स या कोई भी इंसान हो जेल गया है किसी से मिलने के लिए, मान लो कि मैं आपसे हॉस्पिटल गया मिलने के लिए, तब मैं आपको बोलूँगा कि दी हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं हॉस्पिटल से पहले दी लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मैं किसी अलग पर्पज से जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं मिलने जा रहा हूँ किसी से, तो तब वो हॉस्पिटल से पहले दी लगाएगा। क्लियर? तो दोस्तों लेक्चर 2 यहीं पे ख़त्म होता है, और इसके साथ साथ पूरा आर्टिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सब कुछ हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया, और कुछ भी नहीं बचता है। अभी आपका काम यही है कि आप इसको अच्छे से देखो, इसके बाद जो मैं नोट्स दे दूंगा उसको अच्छे से रिवाइज़ करना। जब भी आपको रिवाइज़ करना हो नोट्स देखो, अगर नोट्स में से समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो खोल को देखो, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर। हे गाइस, आर्टिकल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जितने भी जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे पीडीएफ, उसका सोल्यूशन देखेंगे, एक एक करके सॉल्यूशंस हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। आई होप आपने खुद से पहले कोशिश किया हुआ है। मैं हमेशा से ही यही कहता हूँ कि आपको खुद से पहले कोशिश करना होगा सॉल्यूशन देखने से पहले, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर खुद से कोशिश नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, समझ रहे हो। तो खुद से पहले करोगे, फिर अगर समझ में नहीं आया फिर सॉल्यूशन देखोगे तो उसका वैल्यू ज़्यादा है, उससे आपका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो चलो हम एक एक क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस करेंगे। क्या कह रहा है देखो, इन ए साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन हु कन्विंसेस टू द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। तो इस सेंटेंस में ध्यान से देखो, हम आर्टिकल चैप्टर कर रहे हैं तो हमको डेफिनेटली हम आर्टिकल ही ढूंढेंगे, ए एन दी, इसी में कुछ ना कुछ गलती होगा, ठीक है। अब चैप्टर वाइज करने से यही फ़ायदा यही है कि हमको पता चल जाता है क्या ढूंढना है। नुकसान ये है कि हमको पता रहता है कि हमको क्या ढूंढना है, ठीक है, तो हम ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं कर सकते अपना माइंड को। इसलिए मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए आर्टिकल चैप्टर को मैं ले रहा हूँ। अदरवाइज चैप्टर वाइज हमेशा प्रैक्टिस नहीं किया जाता, एक ही बार किया जाता है, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद सारे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है नॉट टू दी मैन, ठीक है, यहाँ पे दी मैन पे फोकस किया जा रहा है। एक में दी मैन लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे ए मैन लगा हुआ है। ऐसे आप सेंटेंसेस, आप पूरा सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी आप यहाँ पे एरर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे बोल रहे देखो, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन, क्रेडिट किसको जा रहा है,
ए मैन को जा रहा है, हु कन्विंसेस टू द वर्ल्ड नॉट टू दी मैन। अगर यहाँ पे ए लगा है तो यहाँ पे भी ए लगना चाहिए ना, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली दी मैन पे फोकस की, मतलब मैन पे फोकस किया जा रहा है, उसको इंडिकेट करके, उसको उंगली दिखा के यहाँ पे बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे दी सही है। तो यहाँ दी है ना, तो यहाँ पे भी दी होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के फ्रेजेस हैं। तो ये जो ए है ना, ये ए के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे होगा दी। यहाँ पे बोला जाएगा द क्रेडिट गोज टू दी मैन, ठीक है, क्योंकि हम एक इस इंसान को उंगली दिखा के पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। दी जो डेफिनेट आर्टिकल है, दी को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। हमेशा याद रखो, डेफिनेट आर्टिकल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी पर्सन या किसी नाउन को हम उंगली दिखा के पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको फोकस कर रहे होते हैं। हम जनरली उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे हम फोकस करके पर्टिकुलरली एक इंसान या किसी नाउन के बारे में हम बात करते हैं, तब जाके उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल जो कि दी को हम यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। ये सेंटेंस को ध्यान से देखो दोस्तों, ये एक टाइप का क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का ये सेंटेंस है, ठीक है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक युद्ध होने के बाद ही लोग रियलाइज़ करते हैं, लोग मतलब एहसास करते हैं कि कितना वो बुरा था, है कि नहीं। तो ये क्या है, एक नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। जब नॉर्मल सा सेंटेंस है तो हमको जो वार है, वार से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर वार को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है। नहीं बोला जा रहा है कि ये मराठा का वार है या एंग्लो वाला वार है, या कोई भी मतलब महाभारत हो या रामायण हो, कोई भी वार को यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया नहीं जा रहा है। ये नॉर्मली किसी भी युद्ध के बारे में बात किया जा रहा है। जब हम जनरली बात करते हैं तो हम डेफिनेट नहीं इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो ये जो दी है ना, ये दी का यूज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होगा ए। इट इज़ ओनली आफ्टर ए वॉर, इसका मतलब कोई भी वार, ठीक है। इट इज़ ओनली आफ्टर ए वॉर मतलब एक युद्ध के बाद ही लोग रियलाइज़ करते हैं कि वो कितना बुरा था, है कि नहीं। तो दी यहाँ पे नहीं आएगा, दी डेफिनेट आर्टिकल है, यहाँ पे यूज होगा इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि है ए। यहाँ पे ए आएगा, ए वार बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। अब बताओ यहाँ पे गलत क्या है। चैप्टर पढ़ते वक्त मैंने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी यूज किया जाएगा। देखो यहाँ पे ऑफ द टू दिख रहा है, तो ये सेंटेंस ऑफ द टू आंसर्स को नहीं, ये पहले लेके आ गया, ये वाला फ्रेज को वो बाद में लिखा हुआ है। ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज डेफिनेटली बेटर ऑफ द टू आंसर हम लिख सकते हैं, लेकिन ऑफ द टू आंसर्स कॉमा दिस इज डेफिनेटली बेटर ये भी हम लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ऑफ द टू से पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी आएगा। तो मतलब ये जो बीच में क्या आएगा, दी आएगा, दी बेटर बोला जाएगा। दिस इज डेफिनेटली दी बेटर ऑफ द टू आंसर्स। समझ में आया, क्लियर हो गया कैसे पहचाना जाता है। आप समझ पा रहे हो, अभी धीरे धीरे स्लोली जा रहे हैं, आराम से समझेंगे, ठीक है। ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली बात किया जा रहा है वो कौन सा दोस्त बनाया है, पटना में रहते वक्त जो दोस्त बनाया है। यहाँ पे वो दोस्त के बारे में बात कर रहा है। देखो उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन वो इस सेंटेंस में किस कौन से दोस्त के बारे में बात कर रहा है, वो जो वो पटना में रहते वक्त बनाया था, उस दोस्त के बारे में, उन दोस्तों के बारे में वो बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डेफिनाइट हो गया, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, उंगली दिखा के पॉइंट आउट कर रहा है कि वो वही दोस्त हैं जो पटना में रहते वक्त बनाया था। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज होना चाहिए। तो कहाँ पे होगा ये डेफिनेट आर्टिकल, ये बीच में आएगा, द फ्यू फ्रेंड्स। समझ रहे हो, जो फ्यू फ्रेंड्स है उससे पहले दी लगाएगा, उसका मतलब ये है कि जो फ्यू फ्रेंड्स है ये पर्टिकुलरली ये फ्यू फ्रेंड्स को इंडिकेट कर रहा है जो वो पटना में रहते वक्त बनाया था, ठीक है। अगर यहाँ पे हम दी नहीं लगाते हैं तो ये एक नॉर्मल सा बात हो जाता है, नॉर्मल जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स को किसी को भी इंडिकेट हो जा रहा है, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि ये पटना में रहते वक्त जो दोस्त बनाया था उसके बारे में ये बात कर रहा है। जब किसी सेंटेंस में डेफिनेट किसी चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है तो डेफिनेट आर्टिकल उससे पहले आना जरूरी है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग ही स्टे एट पटना। मैं चाहता हूँ कि आप सेंटेंस को समझो, क्यों यहाँ पे दी लग रहा है, क्यों वहाँ एक जगह पे ए लग रहा है। सेंटेंस को समझो, सेंटेंस, आप सिर्फ रूल के पीछे मत भागो। मेरे कहने का मतलब है सिर्फ रूल के पीछे, क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन जिस दिन आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि दी क्यों लग रहा है, ए क्यों लग रहा है, दी लगने से सेंटेंस का मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है, ए लगने से सेंटेंस का मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है, मैं वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चीज़ जिस दिन आप समझ मतलब आप पकड़ लोगे उस चीज़ को, फिर आप सेंटेंसेस पकड़ोगे अच्छे से, ठीक है, गलत होना कम हो जाएगा। रूल के पीछे ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा आपको। मेरे प्रिपरेशन टाइम में सच बता रहा हूँ दोस्तों, रूल तो मैं पढ़ता था, लेकिन ज़्यादा मैं रूल पे फोकस नहीं करता था, हमेशा मैं एग्जाम्पल्स पे फोकस करता था। मैं सेंटेंस को समझने की कोशिश करता था। मान लो कि मैं ऐसे पढ़ा हूँ, मतलब मान लो कि ये सेंटेंस मैंने ले लिया कि ही, मतलब ये सेंटेंस को मैं पढ़ता हूँ और दी जो लगा है, बिना दी का मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं समझता हूँ बिना दी का कैसा लगता है, इसका ट्रांसलेशन करके देखता हूँ गूगल में डाल के, और दी लगा के ट्रांसलेशन करके देखता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है देखता हूँ मैं। मेरे को तब पता चलता है कि हाँ, मतलब दी नहीं होने से क्या सेंटेंस का मतलब निकल रहा है और दी होने से क्या सेंटेंस का मतलब निकल रहा है। उससे पता चलता है कि दी का इंपॉर्टेंस कितना है सेंटेंस में, कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है सेंटेंस में, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब वही है कि आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखो, देयर वेर ए नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स in that party but it was रागिनी who remained a center of attraction। यहाँ पे गलत क्या है, देखो ये गलत है, ए, रागिनी जो थी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। तो यहाँ पे जो वो जो सेंटर पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इस पे फोकस किया जा रहा है। तो जब डेफिनेटली किसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है ना, तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, ना कि ए यूज करेंगे। ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब कुछ भी, ठीक है, ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक नॉर्मल वे है। दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह पे ए आएगा, दी आएगा, दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना अ फॉलोइंग मंथ। यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे दी फॉलोइंग मंथ बोला जाता है, ठीक है। फॉलोइंग से पहले हमेशा दी आएगा दोस्तों, ए का यूज कभी नहीं होता है। जैसे मैं हम लोग जब डिस्कस किए थे चैप्टर में इडियोमेटिक और एक्सप्रेशंस वाले, कुछ फिक्स चीज़ होते हैं जो हमको याद रखना होता है, ठीक है, वो हमेशा वैसे ही होते हैं, इडियोमेटिक सेंटेंसेस या एक्सप्रेशन वाले सेंटेंसेस। जैसे कि हमेशा दी फॉलोइंग बोला जाता है, ना कि ए फॉलोइंग। तो डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ, ठीक है, फॉलोइंग से पहले हमेशा दी होता है, ना कि ए। तो ये सारे फिक्स है, इसको याद रखना होता है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। और इसके पीछे तर्क वितर्क हमको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमको सिर्फ ना मार्क्स लाने हैं, ठीक है, हमको इंग्लिश में पीएचडी नहीं करना है। ये चीज़ दिमाग में होना ज़रूरी है। अब देखो, आप अगर अपने अंदर ईगो लेके आओगे ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। ईगो लाओगे और इसको समझने की कोशिश करोगे, सोचो इसको समझने में आपको कितना समय जाएगा। इसके पीछे बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ इसके पीछे। अब समझने के लिए इतना समय आप वेस्ट कर दोगे, उस समय में और कुछ पढ़ लेते हैं आप अच्छे से, समझ रहे हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी रिसर्च करने की कोशिश नहीं करना, जितना जहाँ ज़रूरत है उतना करो बस। स्कोर लाने से मतलब है हमको पीएचडी नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। अब देखो यहाँ पे बेस्ट से पहले दी लगा है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी लगता है, हमको पता है, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट से पहले दी लग गया, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ तो सुपरलेटिव डिग्री है ना, ये भी तो सुपरलेटिव ही है ना, लीस्ट। अब बेस्ट ऊपर से सुपरलेटिव, लिस्ट नीचे से सुपरलेटिव है। अब सुपरलेटिव से पहले दी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे पहले वाले में तो दी लगा दिया, लेकिन दूसरे वाले में दी नहीं लगा के दिया है, जो कि गलत है। यहाँ इस पार्ट में गलत है। तो यहाँ पे इसका सही क्या होगा, लिस्ट से पहले दी आएगा, क्योंकि लिस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो दी लिस्ट बोला जाएगा, ना कि सिर्फ लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही सेड दैट ही फेल्ट nervous because a friend of his had given him a very bad news। इस सेंटेंस में गलत क्या है दोस्तों, ध्यान से देखो। न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, सीनरी, ड्रेपेरी, ये सब वर्ड से पहले कभी भी
कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सबको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। आर्टिकल हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है, ठीक है। इंडेफिनाइट आर्टिकल मतलब ए या तो एन, यहाँ पे तो दी आने वाला है नहीं, या तो ए यूज करेंगे या तो एन यूज करेंगे, दोनों इंडेफिनाइट है। इंडेफिनाइट हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है, ना कि अनकाउंटेबल नाउन से। न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा। ये सिर्फ सिंपली होगा गिवन हिम वेरी बैड न्यूज़, ए का यहाँ पे यूज नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन हु डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। देखो टाइप ऑफ, ये सब हमने पढ़ा था। टाइप ऑफ के बाद कभी भी ए नहीं आता है। टाइप ऑफ के बाद जो नाउन होता है उससे पहले कभी भी ए नहीं आता है, हमने डिस्कस किया था। शायद लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया है, लेक्चर 2 या लेक्चर 1 में, ठीक है। तो टाइप ऑफ के बाद यहाँ पे ए दे दिया। देखो एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंसेस देता है, जो है रूल अगेंस्ट में वो कुछ ना कुछ दे देगा। तो टाइप ऑफ के बाद जो नाउन होता है उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पे ए का यूज है ही नहीं, ये एक गलत है। यहाँ पे टाइप ऑफ मैन बोला जाएगा, ना कि टाइप ऑफ ए मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ही क्लेम्स टू बी ए लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब दोस्तों जो लैंग्वेज की स्टडी करता है, ठीक है। स्टडी ऑफ मतलब जो करता है उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं, और स्टडी ऑफ लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक बोलते हैं। ही क्लेम्स टू बी ए लिंग्विस्ट बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ लैंग्वेज का ABC पे फोकस किया जा रहा है। ABC ऑफ लिंग्विस्टिक, समझ रहे हो ना। तो किस पे फोकस हो रहा है, ABC पे फोकस हो रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलरली वो ABC के बारे में बता रहा है, मतलब इससे पहले कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए। तो ये यहाँ पे है ही नहीं डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा दी। ही डज नॉट इवन नो दी ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स। समझ रहे हो, दी ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स मतलब वो लिंग्विस्टिक का ABC तक नहीं जानता है, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दी को हटा देंगे ना, ये सेंटेंस जिस मीनिंग से बताया जा रहा है वो मीनिंग सेटिस्फाई ही करेगा नहीं। तो यहाँ पे दी का लगना बहुत ज़रूरी है ABC से पहले, क्योंकि यहाँ पे ABC पे पर्टिकुलरली उंगली दिखा के फोकस किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कम्बैट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन सा वर्ड पे फोकस किया जा रहा है। द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म। देखो किस पे फोकस हो रहा है, वैल्यूज पे फोकस हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यूज पे फोकस हो रहा है। ह्यूमनिज्म और डेमोक्रेसी के वैल्यूज पे फोकस हो रहा है। तो जब हम किसी चीज़ पे या किसी नाउन पे मतलब पर्टिकुलरली इंडिकेट करते हैं या फोकस करते हैं, तो उससे पहले क्या आना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा बीच में, यहाँ पे बीच में आएगा दी वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज पे पर्टिकुलरली फोकस किया जा रहा है। अब एग्जाम में आपको दी को वो रिमूव करके ही देगा, आपको पहचानना होगा सेंटेंस से, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे रूल तो ठीक है, लेकिन आप सेंटेंस पढ़ के समझोगे कैसे कि यहाँ पे दी आना चाहिए। तभी समझोगे ना जब आप इस सेंटेंस का मीनिंग समझोगे। इसलिए बोलता हूँ कि आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, आराम से पढ़ो, सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है सेंटेंस, तो इसको आप गूगल में ट्रांसलेटर निकाल के इस सेंटेंस को डालो और हिंदी में देखो। अगर आप कौन सा मीडियम, अगर आप हिंदी मीडियम से, तो सेंटेंस को डालो हिंदी में देखो। अगर आप और कोई स्टेट बोर्ड से हो तो वही लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप इंग्लिश वाले डाल के अपना लैंग्वेज में देखो, पढ़ने की कोशिश करो। बिना दी का कैसे होता है, दी ला के कैसे होता है, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। When the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices. On the fire यहाँ पे गलत है दोस्तों इस पार्ट में। क्यों, क्योंकि ये एक इडियोमेटिक यूज है। इडियोमेटिक जो ऑन द फायर नहीं बोला जाता, हमेशा बोलते हैं ऑन फायर, ठीक है। सेट ऑन फायर, सेट समथिंग ऑन फायर बोला जाता है। तो यहाँ पे दी का यूसेज गलत है, यहाँ पे दी का यूसेज होगा ही नहीं। ऑन फायर सही यूज है, ना कि ऑन द फायर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ फर्स्ट स्टेप इन ए रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट।
गलत कहाँ है? स्टार्टिंग में ही गलत है। देखो फर्स्ट क्या है, एक ऑर्डिनल और एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले दी यूज किया जाता है, हमने पढ़ा था कि नहीं रूल में? बताओ, चैप्टर में पढ़ा था ना हमने। ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले दी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है? ए यूज हुआ है। तो ए की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे ए की जगह पे हम दी यूज करेंगे। द फर्स्ट स्टेप बोला जाएगा, ना कि ए फर्स्ट स्टेप। ठीक है? क्यों द फर्स्ट बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड प्रूव टू बी ए बोन फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस। अब यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है बताओ? यहाँ पे लिटिल पे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे फोकस किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले ए लगा दिया, जो कि गलत है। हमको ए की जगह पे दी लगाना था, लेकिन यहाँ पे कुछ लगाया ही नहीं है, कोई भी आर्टिकल नहीं है, ना इंडेफिनाइट आर्टिकल है ना डेफिनाइट आर्टिकल है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्योंकि लिटिल पे फोकस किया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा? दी से स्टार्ट होगा। दी लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड, मतलब ये बोल रहा है कि उसके पास जो, मतलब जो छोटा सा नॉलेज है या जो कम ज्ञान है म्यूजिक का, समझ रहे हो कि नहीं? जो कम ज्ञान है, अगर हम ए लिटिल ऑफ नॉलेज बोल दें तो हम उसका जो पास जो नॉलेज है उस चीज़ पे हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे दी लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक बोला जाएगा, मतलब जो उसके पास है कम नॉलेज, जो उसके पास है उस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लिटिल से पहले दी आएगा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखो, डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दिस डेज। ये इन टेम्पर आप देख रहे हो, ये एक इडियोमेटिक यूज है। इसका सही यूज क्या है? ये गलत तरीके से इडियोमेटिक यूज किया गया है। ठीक है, इसका सही यूज क्या है? इन ए टेम्पर। तो ये बीच में क्या आएगा? ये बीच में आएगा ए, इन ए टेम्पर। तो ऐसे बहुत सारे इडियम्स, मतलब इडियोमेटिक यूज है। इन ए टेम्पर, इन ए रेज, ठीक है, इन ए डिलेमा, इन ए डिलेमा, इन ए मूड, इन ए मूड, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे हैं इडियोमेटिक यूज। तो इन टेम्पर नहीं बोला जाएगा, इन ए टेम्पर बोला जाएगा। ठीक है, ये इडियोमेटिक फिक्स है, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इन ए टेम्पर हमको ऐसे याद रखना होगा। अब मान लो कि ये सेंटेंस मैं पढ़ा अपने प्रिपरेशन, मान लो कि मैं आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मान लो कि मेरे को ये चीज़ नहीं पता है, ये चीज़ मैंने सोल्यूशन में देखा, अब मैं इस चीज़ को याद रख लूँगा। अभी ज़्यादा दिमाग खर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूँगा कि क्यों यहाँ पे इन ए टेम्पर हुआ। ठीक है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर है उस चीज़ पे हम ज़्यादा दिमाग खर्चा ना करें। तो मैं सिंपली इस चीज़ को याद रख लेता हूँ कि हाँ ठीक है, ये इन ए टेम्पर है। अब जब भी फ्यूचर में इन ए टेम्पर मेरे सामने या इन टेम्पर दिखा, तो मेरा को याद है कि वो इन टेम्पर नहीं होगा, ये इन ए टेम्पर होगा। ऐसे करते करते आप बहुत सारा चीज़ याद रख लोगे। नेक्स्ट देखो, ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबॉडी नोज दैट, सॉरी दैट कहाँ से आया, एवरीबॉडी नोज हाउ फार ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे गलत क्या है? यहाँ पे गलत ये है कि गुड से पहले नहीं है कोई भी आर्टिकल। कभी भी गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स नहीं बोला जाता, ऐसा बोला जाता है कि अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, एक गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? बीच में ए आएगा, ए गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ही बोस्ट ऑफ हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे, सर यहाँ पे ए आया, यहाँ पे दी क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे गुड नॉलेज पे फोकस किया जा रहा है। देखो यहाँ पे उसके पास जो नॉलेज है वो है, ठीक है, मतलब वो नेगेटिव तरीके से यहाँ पे फोकस नहीं किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे इसका नॉलेज पे यहाँ पे कुछ फोकस नहीं हो रहा है, मतलब इसका नॉलेज कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ कर नहीं रहा है यहाँ पे। जब इसका जो नॉलेज से कुछ वो कर रहा होता तब हम यहाँ पे नॉलेज पे से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। यहाँ पे वो नॉलेज का कुछ काम कर नहीं रहा है वो, तो इसलिए वो बोल रहा है बस उसके पास जो है वो है। ठीक है, वो बोस्ट ऑफ मतलब वो दिखावा कर रहा है जो नॉलेज उसके पास है। तो यहाँ पे एक गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स होगा, ना कि दी गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट वॉज बाई ए मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। यहाँ पे क्या है गलत? ये बाई ए मिस्टेक में गलत है। ये एक इडियोमेटिक यूज़ है जहाँ पे बाई मिस्टेक बोला जाता है। आप कब किसको बोलते हो? आप नॉर्मली आपने देखा होगा कि बाई मिस्टेक मेरे से ये चीज़ हो गया, हम बाई मिस्टेक बोलते हैं, ना कि बाई ए मिस्टेक।
तो यहाँ पे ए क्या है, यूजलेस है। नेक्स्ट देखो, These orders of the manager may put the lives of 2000 workers in a danger। यहाँ पे गलत क्या है, ये भी एक यूडिमेटिक यूज है, ध्यान से देखो, इन ए डेंजर नहीं होगा, इन डेंजर बोला जाता है, तो यहाँ पे ए क्या है, गलत है। एग्जाम में ऐसे ही करता है दोस्तों, जहाँ पे ए नहीं होना चाहिए वहाँ पे ए ला के दे देगा, जहाँ पे ए होना चाहिए वहाँ पे ए छोड़ के दे देगा आपको, समझ रहे हो। तो ऐसे ही गलती करता है एग्जाम में, आपको पहचानना होगा। तो हम इन डेंजर बोलते हैं, ना कि इन ए डेंजर। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इन डेंजर, इन कन्फ्यूज़न, इन ट्रबल, ठीक है, इन डेप्थ, इन डिमांड, इन डिटेल, इन फैक्ट, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जिसमें बीच में इन और वो वर्ड नाउन के बीच में ए नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल द एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड ए रियल हीरो। यहाँ पे गलत क्या है, देखो, टेक द हार्ट, ये एक इडियम है। ये इडियम का सही क्या होता है पता है, इस इडियम का सही जो बोलते हैं, सही से जो बोलते हैं वो है टेक हार्ट, ना कि टेक द हार्ट। देखो, टेक हार्ट और टेक दी हार्ट में आपको डिफरेंस मैं समझा रहा हूँ। टेक हार्ट का मतलब है कि पॉजिटिव रहना, ठीक है। टेक हार्ट एक सही इडियम है, लेकिन टेक दी हार्ट इडियम नहीं है। टेक दी हार्ट मतलब अपना दिल को बाहर निकाल के हाथ में पकड़ लेना, उसको बोलते हैं टेक दी हार्ट। ये पॉसिबल है कि ये पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि सिचुएशन, सेंटेंस को पढ़ो, वो बोल रहा है कि पॉजिटिव रहने के लिए या एनकरेज रहने के लिए वो बात कर रहे हैं। तो टेक हार्ट यहाँ पे होगा, जो कि इडियम है, ना कि टेक दी हार्ट। तो यहाँ पे दी क्या है, यहाँ पे यूजलेस है, दी का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे सिंपली टेक हार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, देखो दोस्तों, इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लूज द हार्ट बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। देखो, जैसे कि वहाँ पे टेक द हार्ट था, यहाँ पे लूज द हार्ट आया। ये भी एक इडियम है। इस इडियम का सही जो मतलब है, जिस सही से बोलते हैं वो है लूज हार्ट। ये गलत है, लूज द हार्ट बोलना गलत है इडियम। लूज हार्ट इसका सही है। तो यहाँ पे दी यूजलेस है। लूज हार्ट मतलब क्या होना दोस्तों, नेगेटिव फील करना, ठीक है, डिस्करेज हो जाना या नेगेटिव फील करना। लूज द हार्ट, अब लूज हार्ट मतलब नेगेटिव फील करना, लूज द हार्ट मतलब अपना हार्ट को खो देना, यहाँ पे मतलब वो है। तो यहाँ पे दी नहीं आएगा, यहाँ पे सही इडियम इसका क्या है, लूज हार्ट। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ ए डेफ एंड टू ए ब्लाइंड। अब देखो, यहाँ पे ए डेफ मैन टू ए ब्लाइंड वुमेन, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए है। अब इतना पार्ट तो सही है, हमको पता है, लेकिन यहाँ पे ए यूनियन ऑफ है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसका यूनियन पे फोकस किया जा रहा है, देखो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है किनका, यूनियन का, एक डेफ मैन जो सुन नहीं सकता इंसान और जो देख नहीं सकती एक औरत, उनका यूनियन पे फोकस किया जा रहा है। अब जब हम फोकस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडिकेट कर रहे हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है, ना कि इंडेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या होगा, दी यूनियन होगा, ना कि ए यूनियन। द मोस्ट हैप्पी मैरिज, देखो यहाँ पे मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए उससे पहले दिया है, ठीक है। यहाँ पे द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी द यूनियन ऑफ ए, द यूनियन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे यूनियन पे फोकस किया जा रहा है, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो, जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। अब लेक्चर 2 में हमने एंड में डिस्कस किया था कि हम स्कूल या जेल या चर्च या टेंपल कहीं पे भी अगर हम उसके नॉर्मल यूसेज के लिए जा रहे हैं, जो जिसकी चीज़ के लिए बना हुआ है, अगर उस चीज़ के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो उस वर्ड से पहले हम दी कभी यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे यू स्कूल रेगुलरली जा रहे हैं, अब पढ़ाई के लिए जा रहे हैं ना, यहाँ पे और कुछ तो काम के लिए वहाँ पे बता नहीं रहे, तो यहाँ पे स्कूल से पहले दी का यूज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे स्कूल से पहले दी का यूज नहीं होगा। अब देखो, मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, गो टू स्कूल, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, गो टू स्कूल और गो टू दी स्कूल में डिफरेंस क्या है। गो टू स्कूल और गो टू दी स्कूल में डिफरेंस क्या है। गो टू दी स्कूल, ये दोनों में डिफरेंस क्या मैं समझा रहा हूँ। पहला का मतलब है कि आप स्कूल जा रहे हो, गो टू स्कूल मतलब जा रहे हो स्कूल पढ़ाई करने के लिए। गो टू दी स्कूल मतलब स्कूल जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए नहीं, और कुछ काम के लिए। मान लो कि आपके पापा स्कूल जा रहे हैं,
अब आपके पापा क्यों स्कूल जाएंगे? पढ़ाई करने के लिए तो नहीं जाएंगे ना, वो किसी एक्स्ट्रा मतलब और कुछ, जैसे कि मतलब आपके नाम पे कंप्लेन आया, वो स्कूल जा रहे हैं प्रिंसिपल से मिलने या कोई टीचर से मिलने। तो पापा अगर आपके स्कूल जा रहे हैं तो हम उनके लिए बोल सकते हैं इज़ गोइंग टू द स्कूल फॉर समथिंग एल्स, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे, वो स्कूल जा रहे हैं किसी और काम के लिए, तब हम स्कूल से पहले दी यूज़ करेंगे। लेकिन आप अगर स्कूल जा रहे हो तो पढ़ने के लिए, तो हम स्कूल से पहले दी यूज़ नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में पढ़ाई का बात किया जा रहा है तो स्कूल से पहले दी यूज़ नहीं होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखो इस चीज़ को। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखो सेम उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 23, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम दी जेल, देखो दी जेल लगा दिया, दिमाग में आ जाना चाहिए, आपका घंटी बज जाना चाहिए कि सेंटेंस किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अब जेल के बारे में बात कर रहा है, दी लगा दिया है, मतलब हमको देखना है वो कहाँ किस चीज़ के लिए बात कर रहा है। ही हैज़ अबंडन ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड इज डिटरमाइंड टू लीड ए सिंपल लाइफ। अब देखो वो जेल से रिटर्न हुआ, ही हैज़ अबंडन मतलब वो जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है सब कुछ छोड़ दिया। मतलब क्या है, वो जेल से रिटर्न हुआ क्या है, आज ए क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल था वो, तभी वो बाद में आया, जब मतलब उसका जितना टाइम उसका ख़त्म होना था वो ख़त्म हो गया जेल से, वो तब वो बाहर आया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जेल से पहले दी का यूज नहीं होगा, क्योंकि वो जेल से जो निकला हुआ है कुछ किसी एक्स्ट्रा काम से नहीं निकला है। वो जेल गया था, वो आज ए क्रिमिनल गया था, उसका टर्म ख़त्म हो गया, वो वापस आ रहा है बस। तो यहाँ पे जेल से पहले दी ये यहाँ पे नहीं होगा। रिटर्निंग फ्रॉम जेल एक आज यूजुअल है। रिटर्निंग फ्रॉम द जेल मतलब आप जेल गए थे किसी काम के लिए, मतलब मान लो कि आप जेल गए थे किसी इंस्पेक्टर से मिलने के लिए या कोई ऑफिसर से मिलने के लिए और वापस आ गए, तब हम दी जेल से पहले दी लगाएं, क्योंकि आप जेल आज ए क्रिमिनल नहीं गए हो, आप किसी से मिलने गए थे। लेकिन यहाँ पे एक क्रिमिनल के बारे में बात किया जा रहा है जो कि नॉर्मल है, उसका प्लेस जेल में ही है, अब उसका टर्म खत्म हो गया, वो वापस आ रहा है, तो हम यहाँ पे रिटर्निंग फ्रॉम जेल बोलेंगे, ना कि रिटर्निंग फ्रॉम दी जेल। अगर आप किसी और काम के लिए जेल से जाके वापस आ रहे हो तो हम बोलेंगे रिटर्निंग फ्रॉम दी जेल। लेकिन ये क्रिमिनल है, इसका टर्म खत्म हुआ, ये वहीं से छूट के आ रहा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे रिटर्निंग फ्रॉम जेल, ना कि दी जेल। यहाँ पे दी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, ही वॉज एन एथेइस्ट बट नाउ डेज ही गोज टू दी चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर आवर्स। यहाँ पे देखो गलत क्या है, यहाँ पे चर्च से पहले इसने दी लगा दिया। अब चर्च क्या है, पूजा करने के लिए जाते हैं, प्रे करने के लिए जाते हैं, और वो प्रे करने के लिए ही जा रहा है, तो यहाँ पे चर्च से पहले दी लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर चर्च किसी और काम के लिए जा रहा होता तो हम चर्च से पहले दी लगाते। अब चर्च वो आज यूजुअल चर्च जिस चीज़ के लिए बना हुआ है इसलिए जा रहा है, वो उस काम के लिए ही जा रहा है वो, तो हम दी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे दी यूजलेस है, दी नहीं आएगा, गोज टू चर्च होगा, ना कि दी चर्च। नेक्स्ट देखो, हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। यहाँ पे एक इडियोमेटिक यूज किया गया है, देखो गो टू सिनेमा। गो टू सिनेमा नहीं बोलते दोस्तों, इसका सही यूज क्या है, गो टू दी सिनेमा। तो ये बीच में क्या आएगा, दी आएगा। हम गो टू सिनेमा नहीं बोलते हैं, हम गो टू दी सिनेमा बोलते हैं। हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू दी सिनेमा लेट एट नाइट। बस इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। अब याद रखोगे ना, अब दिमाग में आपका है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको सेम इस टाइप का दिखेगा। कोई सेंटेंस चेंज हो सकता है, लेकिन ये गो टू दी सिनेमा, गो टू सिनेमा इस टाइप के आपके दिखेंगे। तो गो टू सिनेमा आपको जब भी दिखा तो आपको याद आ जाना चाहिए कि गो टू सिनेमा नहीं होता है, गो टू दी सिनेमा होता है। अब समझे मैं क्यों बोलता हूँ ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप, उतना आप नया चीज़ सीखोगे, और एग्जाम में आपको फिर कुछ नया नहीं लगेगा, हर चीज़ देखा हुआ लगेगा, क्योंकि आपने उतना सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डिस्कस कर लिए, आर्टिकल चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।